लॉकडाउन ई पाठशाला में बच्चों आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत। पिछले भाग में हम लोगों ने सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने सम्राट अशोक का परिचय और उनके साम्राज्य पर हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने देखा था कि बहुत कम समय में सम्राट अशोक ने मौर्य वंश की सत्ता को लगभग समूचे भारत के अलावे पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैलाया। परंतु मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग प्रदेश जो था, वह कलिंग प्रदेश अशोक के गद्दी पर बैठने से पहले स्वतंत्र हो चुका था। जब नंद वंश की सत्ता कमजोर पड़ी तो उसी समय कलिंग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। तो उस कलिंग प्रदेश को पुनः मगध में मिलाने के लिए, मौर्य साम्राज्य में मिलाने के लिए अशोक ने उस कलिंग प्रदेश पर चढ़ाई करने का विचार उन्होंने अपने मन में लाया। यह कलिंग प्रदेश कौन सा है बच्चों? तो हम लोग देखेंगे कि यह कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा का राज्य है, अभी जो उड़ीसा राज्य है, वह उस समय कलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उस कलिंग युद्ध के बारे में, जो सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में लड़ा गया था। इतिहास में कलिंग युद्ध के एक जुगांतकारी मायने रखता है, यह जुगांतकारी घटना मानी जाती है। तो हम लोग आज चलिए और कलिंग युद्ध पे चर्चा करते हैं। कलिंग प्रदेश जो उड़ीसा राज्य वर्तमान में है, वह कलिंग प्रदेश मौर्यों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था, जिसे जीतना उसके लिए आवश्यक हो गया था। तो हम लोग देखते हैं कि यह कलिंग प्रदेश जो था, समुद्री व्यापार और दक्षिण से संपर्क करने का रास्ता था। उड़ीसा पूरब में पड़ता है, समुद्री इलाका उसका है, तो वह जो है दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए एक रास्ता के रूप में था और समुद्री व्यापार वहाँ से वह कंट्रोल कर सकता था। उसके अलावा वहाँ हाथियों की भी प्रचुरता थी। ऐसा कौटिल्य के किताबों में भी दर्शाया गया है कि कलिंग प्रदेश जो था वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। तो हाथियों की प्रसिद्धि, जो हाथी उस समय युद्ध में काम आते थे, तो इन सभी चीज़ों पर अधिकार करने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। और निश्चय जब उन्होंने किया तो अपने शासन के 9वें वर्ष, उनकी 269 BC में जब वह गद्दी पर बैठा, तो अपने 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिसका उल्लेख उन्होंने 13वें शिलालेख में किया है। सम्राट अशोक की जो शिलालेख लिखे गए हैं, वो 13वें शिलालेख में इस चीज़ का उल्लेख उन्होंने किया है। और जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया और कलिंग पर उन्होंने चढ़ाई कर दी, तो कलिंग के साथ घमासान युद्ध हुआ। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए। इसके बावजूद कलिंग हार मानने को तैयार नहीं था। तो सम्राट अशोक ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया और जब वह युद्ध भूमि पहुंचा तो उन्होंने देखा चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी थी। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था, किसी का सिर धड़ से अलग था। तो उन्होंने उस तरह का दृश्य अपने आंखों से देखा। इतना होने के बावजूद कलिंग हथियार क्यों नहीं डाल रहा है? तो बच्चों, हम लोग क्लास 6 की हिंदी की किताब में देखते हैं, एक सम्राट अशोक और कलिंग की राजकुमारी का एक संवाद बताया गया है उसमें। तो यदि आप उसको पढ़े होंगे तो इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो उसमें जब कलिंग का मुख्य द्वार नहीं खुलता है, द्रुव का फाटक, तब अशोक स्वयं जाकर वहां पे खड़ा होता है और खड़ा होने के कुछ देर बाद जब दरवाजा खुलता है तो क्या देखता है? कलिंग की राजकुमारी हाथों में तलवार लेकर, औरतों की सेना लेकर दुर्ग से बाहर निकलती है। और यह देखकर अशोक हतप्रभ रह जाता है और वह महिलाओं पर हथियार उठाने से साफ इनकार करता है। वैसी परिस्थिति में वह अपना सर जो है नतमस्तक हो जाता है राजकुमारी के सामने और कहता है कि तुमको यदि हमारी हत्या कर देने से तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो जाता है तो राजकुमारी मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। लेकिन वहाँ पे वह राजकुमारी ने उनकी हत्या नहीं की और यह सब देखकर
उन्होंने कहा कि जितने भी लोग मारे गए, हमारे पिता मारे गए, भाई मारे गए, इतने सारे सैनिक मारे गए, वे किसी न किसी के माता पिता, किसी के भाई, किसी के पति थे। आपने सभी के जीवन को बर्बाद कर दिया है। आखिर आपको क्या मिला जो आप एक युद्ध के लिए इतने सारे लोगों की बलि आपने ले ली? तो इस युद्ध की विभीषिका को देखने के बाद सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो उठा, और इस नरसंहार के कारण जब उनका हृदय परिवर्तित हुआ और सम्राट ने वहीं पे अपनी तलवार फेंक दी और युद्ध त्यागने का ऐलान कर दिया। तो बच्चों, यह एक युगांतकारी घटना है। एक सम्राट जिसके साथ जो युद्ध में सैकड़ों युद्ध जीते, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब 269 ईस्वी में बीसी में गद्दी के लिए इन्होंने अपने भाई के साथ लड़ाई की, तो जैसा कहा जाता है इतिहासों में कि 99 भाइयों की हत्या करने के बाद उन्हें वह गद्दी प्राप्त हुई। सैकड़ों राजाओं से संघर्ष करने के बाद उन्होंने मगध साम्राज्य को इतना विस्तृत रूप दिया। लेकिन वही राजा जब कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मौत और लाखों लोगों की बंदी बनाए जाने के बाद, महिलाओं के विलाप सुनने के बाद उसका हृदय परिवर्तित होता है, तो वाकई में यह एक युगांतकारी घटना है उस राजा के लिए। तो राजा ने युद्ध का त्याग कर दिया, हथियार उन्होंने त्याग कर दिया और कहा मैं अब भविष्य में जीवन में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध जो 261 बीसी में लड़ा गया था बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, 261 बीसी में लड़ा गया था। तो उन्होंने क्या किया? शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी प्रजा के लिए उन्होंने एक नए धर्म को चलाया जो अशोक के धर्म के नाम से इतिहास में जाना गया। तो यह अशोक का जो धर्म है, इसमें क्या विशेषताएं थी, किन बातों को उन्होंने प्रजा के सामने रखा और क्या बताना चाहा, इसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे अशोक के धर्म पे। थैंक यू बच्चों।